कभी एशिया का ब्राजील और आज 117th रैंक पर। क्या से क्या हो गया हमारी फुटबॉल को। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 210 देश हैं और इंडिया की पोजीशन 117 है। सोचो, सीरिया, नॉर्थ कोरिया और पैलेस्टीन ऐसे देश भी रैंकिंग में इंडिया से बेहतर हैं। मैंने जिन भी कंट्रीज के नाम लिए वो काफी बुरे दौर से गुजर रही हैं, फिर भी वो इंडिया से रैंकिंग के मामले में आगे हैं। लेकिन एक टाइम था जब इंडिया की टीम एशिया की सबसे बेहतर थी। 1950s से लेकर 1960s के बीच में इंडिया ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक पहुंची और एशियन गेम में भी 2 बार गोल्ड जीता। फुटबॉल का भारत से रिश्ता पुराना है। ब्रिटिश राज के समय से कलकत्ता में नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, इन्होंने इस खेल को इतना फेमस बनाया और फिर 1911 में मोहन बगान ने IFA शील्ड जीता, जिससे एक राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। इस जीत ने ब्रिटिश राज की सोच को भी उसे भी हरा दिया, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि वो इंडिया से हर चीज में आगे हैं। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने इंडिया को नेशनल टीम बनने से रोक दिया और इसी वजह से आज भी भारत की टीम इस नुकसान से उबर नहीं पा रही है। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, जब फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं जुनून बना। AIFF की स्थापना 1937 में हुई, लेकिन फैंस का प्यार ज्यादातर लोकल क्लब्स के लिए था। नेशनल टीम्स के मैचेस कम थे और हॉकी ने सबकी नजर चुरा ली थी। लेकिन आजादी के बाद फुटबॉल ने एक नई पहचान बना ली। 1948 में लंदन ओलंपिक्स में हमारी टीम ने हिस्सा लिया, लेकिन हम फ्रांस से हार गए। 1950 वर्ल्ड कप का मौका आया, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। काफी लोगों का मानना है कि ये हुआ इंडिया के नंगे पांव खेलने की वजह से, लेकिन इसका मेन रीजन था ट्रैवलिंग और खर्चे। चुन्नू गोस्वामी के अकॉर्डिंग इंडिया ने इस टूर्नामेंट को प्रोफेशनली नहीं लिया। 1950 से लेकर 1960 तक इंडियन फुटबॉल का एक सुनहरा दौर था, और वो था सैयद अब्दुल रहीम की वजह से, जो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल को छोड़कर अपनी टीम को नई पहचान दी। रहीम साहब ने यूरोपियन टीम्स को देखा और भारत ने ग्राउंड पे बॉल पास करने का तरीका अपनाया। उन्होंने 1950 के हंगरी टीम से इंस्पिरेशन लेकर भारत की टीम को नई दिशा दी। 1958 वर्ल्ड कप से पहले ही रहीम साहब ने भारत में 4-2-4 फॉर्मेशन लागू किया और भारत एशिया का एक मजबूत टीम बन गया। रहीम साहब के कोच बनते ही 1951 में भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता और 1956 में ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक पहुंचकर दुनिया को दिखाया कि इंडिया की टीम के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है। रहीम साहब ने प्लेयर्स की लाइफस्टाइल में काफी सारे चेंजेस किए, ताश और शराब को टीम से दूर रखा और गेम के बारे में नॉलेज दी। उनकी स्ट्रेटजी और मोटिवेशन ने 1962 एशियन गेम्स में भारत को फिर से गोल्ड दिलवाया, जहां जर्नैल सिंह ने डिफेंडर होने के बावजूद भी गोल दागा। जब रहीम साहब ने खेल को बदला तो जीत ने भी भारत का साथ दिया। भारत वापस आने पर टीम का स्वागत हुआ, लेकिन उसके बाद रहीम साहब को लंग्स कैंसर हुआ और 1 साल बाद उनका निधन हो गया। सबको लगा भारत की टीम फुटबॉल में सुपर पावर बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1960s हमारी टीम के लिए पीक टाइम था, लेकिन 1980s तक हम 1/3 मैचेस भी नहीं जीत पाए। खराब परफॉर्मेंस के कई कारण थे, उनमें से एक बड़ा कारण था हमारी फुटबॉल ग्रुप साइंटिफिक तरीकों को नहीं जानते थे। नंगे पांव खेलने का चलन कोलकाता के मैदान से शुरू हुआ था, लेकिन नंगे पांव खेलना ये परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाता था। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में हमें 10-1 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद AIFF को जूता पहनाना ही पड़ा। इससे पहले हमारे प्लेयर्स नंगे पांव ही खेला करते थे। हमारे डोमेस्टिक मैचेस 50 मिनट के होते थे, जबकि दुनिया 90 मिनट्स के मैचेस खेल रही थी। इससे हमारे प्लेयर्स की स्टेमिना नहीं बढ़ पाई। 1956 ओलंपिक सेमीफाइनल में भी यही हुआ। AIFF ने काफी देर से बदलाव किए। राइटर सोमा शंकर राय कहते हैं कि ऑफिसर्स का मानना था कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम है,
इस वजह से हमारे ऑफिसर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और लॉन्ग टर्म विजन्स नहीं बना पाए। सैयद अब्दुल रहीम के बाद भारत ने अनेक कोचेस बदले, जिसमें कई सारे फॉरेनर कोचेस भी रहे। लेकिन रहीम साहब के अकॉर्डिंग अगर हम अपने खुद के कोचेस को डेवलप नहीं करेंगे तो जापान और साउथ कोरिया एशिया में आगे निकल जाएंगे। लेकिन उनके इस चेतावनी को AIFF ने नजरअंदाज किया और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ईरान ने अपने कोचेस को ट्रेन करना शुरू किया और आज उनके पास 139 प्रो लाइसेंस्ड कोचेस हैं, जबकि इंडिया के पास केवल 14 हैं। ईरान में यंग प्लेयर्स को प्रोफेशनल कोचेस की मदद से ट्रेनिंग दिया जाता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। 1960 से क्लब वर्सेस कंट्री की समस्या ने जन्म लिया। कलकत्ता जो इंडिया का फुटबॉल कैपिटल है, जहां पर मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मदम स्पोर्टिंग जैसे इन क्लब्स के बीच में काफी बड़ी राइवलरी थी। इन क्लब्स की लड़ाई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी और 1971 के वॉर के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई। भारत की फुटबॉल में 1980 में क्लब और नेशनल टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। क्लब्स ने अच्छी सैलरी दी, लेकिन AIFF के पास फंड की कमी थी। प्लेयर्स ने क्लब मैचेस को प्रायोरिटी दी और नेशनल टीम्स के लिए काफी कम कमिटमेंट दिखाई। 1981 में एशियन गेम्स के लिए कैंप की बाइकॉट और 2000 रुपए प्रति महीने की मांग ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। AIFF ने वर्ल्ड कप की अहमियत को देर से पहचाना और 1986 तक इंडिया ने क्वालिफायर्स में हिस्सा ही नहीं लिया और इस दौरान इंडिया को ना तो अच्छे इंटरनेशनल मैचेस मिले और ना ही फुटबॉल को कमर्शियल फायदा हुआ। जब भारत क्लब और कंट्री के बीच उलझन में था, तब कोरिया और जापान जैसे देश उन्होंने अपने लीग्स मैचेस में इन्वेस्ट किया। उसके बाद 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया ने क्रिकेट को अपनाया और फुटबॉल काफी पीछे छूट गया। उसी टाइम टेलीविजन का भी दौर आया, जिसने क्रिकेट को और भी ज्यादा फेमस बनाया। दूरदर्शन ने नेशनल टेलीकास्ट शुरू किए और क्रिकेट मैचेस टीवी पर आने लगे। 1990s में साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम ने इंडिया का दौरा किया और BCCI को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने का आइडिया आया। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और प्राइवेट चैनल्स ने क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए BCCI को काफी भारी रकम दी। क्रिकेट ने टीवी और एडवर्टीजमेंट्स पर राज किया, जबकि फुटबॉल पीछे रह गया। AIFF ने फुटबॉल को सही से मैनेज नहीं किया और नेशनल लीग भी देरी से बनाया। यूरोप और साउथ अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही फुटबॉल लीग्स बनाए और एशिया के कंट्रीज ने भी इनकी इम्पोर्टेंस को समझा, लेकिन AIFF को समझने में वक्त लगा। 1996 में AIFF ने नेशनल फुटबॉल लीग शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। इंडिया में स्टेट लीग्स थीं, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में एक्टिव थीं। 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग आई, लेकिन इसमें सिर्फ 12 टीम्स थीं और इसमें कोई प्रेशर भी नहीं था। ESPN ने इंग्लिश प्रीमियर लीग दिखाना शुरू किया, जिससे लोग अपने क्लब्स के बजाय इंग्लिश क्लब्स को सपोर्ट करने लगे। 2007 में AIFF ने आई लीग बनाया, लेकिन असली बदलाव 2010 में आया, जब AIFF ने IMG रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। IMG रिलायंस ने इंडियन सुपर लीग लॉन्च किया, जिससे आई लीग और ISL के बीच टक्कर हो गई। 2019 में ISL को टॉप लीग बनाया गया, लेकिन ISL भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई। ISL क्लब्स को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है और फुटबॉल के लिए ज्यादा मैचेस भी नहीं है। ISL ने फ्रेंचाइजी फीस से तो अच्छी कमाई की, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग से कम। इससे क्लब्स को काफी नुकसान हुआ और काफी सारे क्लब्स तो बंद भी हो गई। काफी सारे इंटरनेशनल स्टार्स आए, लेकिन फुटबॉल की क्वालिटी नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से फैंस का इंटरेस्ट भी कम हुआ। यूथ फुटबॉल को भी ज्यादा जरूरी नहीं समझा गया। J लीग और K लीग में भी यूथ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ISL में नहीं। AIFF ने अब एक यूथ लीग शुरू की है। देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या होता है। AIFF के फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं।
में फीफा ने AIFF पर बैन लगाया क्योंकि समय पर इलेक्शन नहीं हुए थे। AIFF के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी ठीक नहीं हैं। 2022 में उनका नेट लॉस 15 करोड़ रुपए था। AIFF के फ्यूचर प्लान्स में 2034 वर्ल्ड कप की मेजबानी और 2047 तक फुटबॉल पावर बनने का विजन है, लेकिन एक्सपर्ट्स अनरियल मानते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा होना मुश्किल है। इंडिया मूल के प्लेयर्स जैसे यान धंधा को इंडिया के लिए खिलाने का विचार है, लेकिन पासपोर्ट और सिटीजनशिप के नियम की वजह से ऐसा होने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ इंडियन पासपोर्ट्स होल्डर्स ही इंडिया के लिए खेल सकते हैं। अगर इंडिया को फुटबॉल में ग्रो करना है तो उन्हें यूथ लीग्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे हम अपने खुद के प्लेयर्स को डेवलप कर सकेंगे। आपका क्या थॉट है इंडिया के फुटबॉल पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।